आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बुधवार को सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आज यानी गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट होगा। उम्मीद है कि इसमें युवा, महिला और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू हो जाएगा और देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस मौके पर सभी सांसद सदन में मौजूद रहेंगे। बजट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये बजट ऐसा होगा जिससे मोदी सरकार आने वाले चुनाव में अपनी और ज्यादा मजबूती पेश करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरह 2019 में अपना अंतरिम बजट पेश करने पर उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह साल 2019 में मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश करते हुए 5 मुख्य ऐलान किए थे और जनता को सीधे अपने पाले में खींच लिया था, वैसा ही ये बजट अंतरिम बजट भी होने वाला है। इस अंतरिम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं और सबसे खास बात तो यही है कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं, किसानों और युवाओं पर होगा। लगातार पीएम मोदी भी अपनी जनसभाओं के दौरान कुछ न कुछ ऐसा कहते नजर आए थे जिसमें युवाओं का जिक्र होता था, महिलाओं का जिक्र होता था। ऐसे में कई बार पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और महिलाओं को कई लाभ देने के वादे भी किए थे। लिहाजा पूरी उम्मीद है कि इस बजट में खास तौर पर महिलाओं के लिए कुछ बड़े तोहफे देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें, लगातार 6वीं बार मोदी सरकार की ओर से ये बजट पेश होने वाला है और कई लोगों की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार के कामों को बीते दिन राष्ट्रपति ने गिनाया, जिस तरह से मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने तारीफ की, उससे साफ लग रहा है कि इस बार भी बजट काफी ज्यादा खास होगा। बुधवार को राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। राष्ट्रपति ने संबोधन में साफ कहा था कि 2023 देश के लिए ऐतिहासिक साल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक संकट होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ी, उसकी गति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने लगातार 2 तिमाहियों में लगभग 7.5% की वृद्धि हासिल की है। आपको याद दिला दें, जब बजट सत्र शुरू होने वाला था तो उससे एक दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक भी रखी गई, जिसमें करीब 30 राजनीतिक दलों के 45 नेताओं ने शिरकत की थी। इस दौरान भी कई खास बातें हुई और अब इस बार ये जो बजट पेश होने वाला है, जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है, उम्मीद है कि ये ऐसा बजट होगा जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने अपनी एक समीक्षा रिपोर्ट में यह दावा किया था कि वित्त वर्ष 2024 यानी अब जो साल आने वाला है, जो वित्त वर्ष शुरू होने वाला है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 7% तक बढ़ने की उम्मीदें हैं। वहीं यह भी बताया गया कि घरेलू मांग की मजबूती ने अर्थव्यवस्था को पिछले कुछ सालों में 7% से ज्यादा विकास दर तक पहुंचाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी आशुतोष सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जिस तरह से एक बार फिर मोदी सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं? क्या कुछ खास इस बजट में देखने को मिल सकता है?
जी बिल्कुल। पहली तारीख को लेकर जिस तरह बजट को लेकर जो है काफी लोगों को में जो है एक उत्साह जो देखने को मिल रहा है और इसकी चर्चा का विषय बना हुआ है, वाकई बहुत अच्छा चीज है। लेकिन बजट को लेकर काफी प्रश्न जो खड़े हो रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा चीज है। और लोगों के प्रश्न के साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है जिस तरह जो है बजट अगर पास होना चाहिए, आम जनमानस इसका लाभ उठा सके। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह महंगाई अगर बढ़ती है, जी। उस हिसाब से लोगों की समस्या मुसीबत बन जाती है बजट को देखते हुए। इसी को देखते हुए हमारे सुल्तानपुर में आज यहाँ पे जनता भी मौजूद है। हम उनसे राय लेंगे, पूछेंगे किस तरह का बजट आपको चाहिए और क्या होना चाहिए। जी जी। क्या है बजट को लेकर जो आज बजट पास हो रहा है? बजट बेरोजगारी भत्ता बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है नहीं, और वही हाल है। आमदनी 98 खर्चे रुपया, और महंगाई इतना ज्यादा है कि ये छोटी सी सब्जी को लेकर देख लीजिए कि जिसके घर में 2 लोग हैं वो परेशान हैं। मतलब सब्जी इतना ज्यादा महंगी है और चीजों को छोड़ी। बजट किस तरह का आप चाहते हैं, क्या है? आम जनमानस के लिए अच्छा हो बजट, सारे लोग अपनी जो है चीजों को खरीद सके आसानी से। बजट ऐसा होना चाहिए। और भी क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद यही है कि सरकार इस तरीके से बजट पेश करे कि लोगों में खुशी का माहौल हो। जिस तरह महंगाई लगातार भाग रही है, उसमें क्या महंगाई को रोका जाए, महंगाई को हर चीजों पर ध्यान दिया जाए, नियंत्रण किया जाए। बस ये चीज है, होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह जनता की राय निकल के आ रही है सामने, बजट ऐसी होनी चाहिए जो बजट को जो है हर जनमानस और हर नागरिक जो है इसका लाभ उठा सके। कहीं ना कहीं देखा जाता है बजट अगर ज्यादा भागता है फिर उसको जो है वहाँ की समस्या लोगों की बन जाती है, उसका लाभ उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लोगों की राय निकल के आ रही है सामने। जी आशुतोष, जिस तरह से जनता महंगाई की बात कर रही है और कह रही है कि कुछ भी हो तो ये बजट चाहे जैसा भी हो, इसमें महंगाई को लेकर जरूर कुछ होना चाहिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ और लोगों से बात करें कि आखिर उन्होंने अब तक किस तरह की समस्याएं देखी हैं और इस बार जो बजट पेश होने वाला है वो उसमें किस तरह के बदलाव चाहते हैं और अपने लिए क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम उसके बारे में जानकारी करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। इस बार का जो बजट पास होना है, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आप चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बस महंगाई पर लगाम लगे। जनता के अंदर बड़ा एक भय है जो है महंगाई को लेकर। लोग महंगाई को आज सुबह उठते हैं और कहाँ पर जाते हैं तो सोचते हैं कि आज मैं दिन भर में क्या करूंगा, कैसे करूंगा। महंगाई को लेकर लोगों में बड़ी जो है बजट को लेकर बड़ा जो है जश्न है कि हाँ बजट आए, सरकार हमको देखे और बढ़िया तरीके से सरकार हमारी चीजों को ध्यान दे। राय निकल के सामने आ रही है, बजट ऐसा होना चाहिए जो आम जनमानस इसका लाभ उठा सके। बार बार ये जनता की हर जवान पे यही है कि आम जनमानस अगर फायदा नहीं उठा सकता फिर इसका कोई बजट में कोई मतलब नहीं हो सकता है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद आशुतोष। अभी आपने सुना कि सुल्तानपुर की जनता को महंगाई के से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ इस बजट में चाहिए। सुल्तानपुर की जनता चाहती है कि कम से कम इस बजट में महंगाई को लेकर कुछ न कुछ तो ऐसा हो कि महंगाई पर असर पड़े और उनकी जेब पर जो भार पड़ा हुआ है बीते इतने दिनों से उस पर लगाम लगे, उनका खर्चा थोड़ा कम हो। जो अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा उम्मीदें तो युवाओं को हैं। युवाओं को उम्मीद है कि इस अंतरिम बजट में रोजगार के लिए काफी कुछ मिल सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने युवाओं के लिए भी काफी कुछ खास करने की बात कही है। लगातार वो कहते नजर आए हैं कि युवा जो देश का भविष्य है, उनको एक सही राह पर लाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस अंतरिम बजट में युवाओं के लिए कुछ खास हो सकता है, क्योंकि लगातार भाजपा के कार्यकर्ता हो या भाजपा पार्टी हो या फिर कोई भी दूसरी पार्टी हो, वो युवाओं को साधने की ओर ज्यादा कोशिश कर रही है। जिन लोगों की भी उम्र इस साल 18 साल से ज्यादा हुई है, सभी के वोटर आईडीज बनवाए जा रहे हैं ताकि सब के सब इस लोकसभा के महापर्व में हिस्सेदार बने और अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए सरकार को फिर से एक बार केंद्र में बैठाएं। भाजपा अगर अपनी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है तो वहीं लगातार दूसरी पार्टीज भी यही कोशिशें कर रही हैं। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं बजट सत्र
को बजट सत्र में पहुंच चुकी हैं, जहां पर अब वो आज अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। उनके हाथ में वो लाल फाइल दिख रही है जिसके अंदर वो सारा ब्यौरा है, वो सारा लेखा जोखा है जो इस अंतरिम बजट की सारी खूबियां अपने अंदर कैद किए हुए है। ये वही लाल कलर की फाइल है जिसके अंदर पूरे एक साल, पूरे एक वित्त वर्ष का ब्यौरा है कि अगर सरकार दोबारा बनती है, दोबारा केंद्र सरकार बैठती है तो क्या क्या किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि साल 2019 में जब केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था तो इस बजट में 5 ऐसे टॉपिक्स थे जिन्हें लेकर जनता काफी ज्यादा खुश हुई थी और यह भी उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर भाजपा जीतेगी तो इन 5 बड़े टॉपिक्स का काफी ज्यादा योगदान रहेगा, और वही हुआ। भाजपा ने अपने पिछले साल 2019 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान किया था, टैक्स को लेकर बदलाव किए थे, टीडीएस लिमिट में बढ़ोतरी की थी, साथ ही साथ रोजगार के लिए खास ऐलान किए थे। और ये वही मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मिडिल क्लास और लोअर क्लास लगातार जूझता रहा है। लगातार मिडिल क्लास को समस्या बनी रही है कि उनका टैक्स काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है। एक और महंगाई है, दूसरी ओर टैक्स भरना है। और उसके बाद युवाओं की बात करें तो वो रोजगार को लेकर ही काफी ज्यादा परेशान थे। हालांकि भाजपा सरकार ने अक्सर दावा किया कि रोजगार युवाओं को दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं की जो नाराजगी है वो बीते कुछ सालों से लगातार देखने को मिली है। उनका कहना है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस खबर पर हमारे साथ महाराजगंज से अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या ये जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है, मानकर चला जाए कि इसमें सबसे ज्यादा फोकस जो रहेगा वो युवाओं की ओर रहेगा, क्योंकि देखिए लगातार भाजपा ये कोशिश कर रही है कि कैसे युवाओं को अपने पाले में लाया जाए। जी किरण, मैं आपको बता दूं कि भाजपा जो है चुनाव जो है सर पे आ चुका है, लोक लुभावने वादों को जो है हमेशा अपने आगे रखेगी। और लेकिन जो युवाओं की बात है, रोजगार को लेकर बीजेपी हमेशा करती है, तो इस बार भी जो है युवाओं में एक विश्वास है कि इस बजट में जो है भाजपा कहीं ना कहीं रोजगार देने की और युवाओं को जो है आगे लाने की बात करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत जो है किसान प्रधान देश है, जहां इसमें लोगों की उम्मीदें बता रहे हैं कि मध्यम लोगों में उम्मीद है कि इस बार उनको टैक्स में छूट मिलेगा, क्योंकि हर वर्ग को साधने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी अभिषेक, जैसा आपने बताया कि किसानों की ओर भी सरकार का रुख होगा इस बजट में, और महिलाओं को लेकर भी लगातार इस तरह की चर्चा हो रही थी, तो कुल मिलाकर यह माना जाए कि किसान, युवा और महिलाएं इस बार के बजट में इन तीनों के लिए सबसे ज्यादा तोहफे देखने को मिलने वाले हैं। क्या हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह पिछले अपने साल 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने दावा किया था किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, क्या वो वादे महाराजगंज में पूरे होते नजर आए हैं? जी बिल्कुल, महाराजगंज में जो है आपके भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी है, इस वादों पर उन्होंने खरा भी उतरा है। लेकिन फिर भी यहाँ के आम जनमानस में भी उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय में लोगों में भी उम्मीद है कि जो है टैक्स में छूट मिल सकता है और हर वर्ग को साधने का प्रयास करेगी। तो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भी जो है इस पे जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो दिल्ली में सूर्योदय योजना वो लाने की जो बात किए थे, जो गरीबों को सोलर योजना से जोड़ने की बात चल रही थी, ये महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी जो है यहाँ के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, खास करके मध्यम वर्गीय लोगों को। जी अभिषेक, ये मध्यम वर्गीय सवाल सबसे ज्यादा परेशान यही करता है कि सबसे ज्यादा जो परेशानियां होती है, देखिए जब भी बजट पेश किया गया है अक्सर मध्यम वर्ग नाराज नजर आया है। उन्हें लगता है कि या तो हायर क्लास के लिए कुछ हुआ है या तो लोअर क्लास के लिए हुआ है। मध्यम वर्ग हमेशा से बजट पेश होने के बाद परेशान नजर आया है, तो क्या मानकर चला जाए कि इस बार फिर से मिडिल क्लास को साधने के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए किरण, बता दूं कि ये जो चुनाव सर पे आया है तो भाजपा हमेशा लोक लुभावने वादे पे खरा उतरती है, तो इस बार भी जो है युवाओं से लेके मध्यम वर्गीय लोगों से लेके अन्य चीजों पे लेके अपने लोक लुभावने के चक्कर में वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी विश्वास है कि हो सकता है कि ये जो बजट आ रहा है
तो आम जनमानस में उनको कहीं ना कहीं छूट मिल सकती है और उनके लिए राहत भी हो सकती है। अभिषेक, महाराजगंज के बाजार की अगर बात की जाए तो महाराजगंज के बाजार में इस बजट को लेकर के क्या उत्साह देखने को मिल रहा है या फिर क्या असमंजस देखने को मिल रहा है? वही तो बताया कि महाराज जनपद में सबसे बड़ा व्यापारियों का गढ़ जो है सिसवा बाजार और नौतनवा बाजार, जो भारत नेपाल सीमा सटे से ये यहाँ जिला जनपद महाराजगंज है। यहाँ पे व्यापारियों में उत्साह ये है कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं जो है इस बार उनके लिए राहत दे सकती है बिजनेस में टैक्स में छूट लेके, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापारी गढ़ जो है टैक्स को लेकर चिंतित रहते हैं जी। और उनको इस बार की विश्वास है कहीं ना कहीं इनको टैक्स में जो है सरकार इनको राहत देने का काम करेगी। जी, ये अब जानकारी देखना दिलचस्प होगा कि जी। व्यापारियों के मंसूबे पे सरकार खरा उतरती है कि नहीं उतरती है। जी बिल्कुल, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिषेक। अभी आपने सुना कि महाराजगंज के व्यापारियों को इस बार के अंतरिम बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जो व्यापारी हैं, जो टैक्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें इस अंतरिम बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वो आस लगाए बैठे हैं कि ये जो बजट पेश होगा इसमें उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ फायदे की बात देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे उन्हें मुनाफा हो। हर किसी को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देश के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर किसान हो या फिर महिलाएं हो या फिर युवा हो, हर कोई इस बजट से उम्मीद लगाए बैठा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जब भी देश में बजट पेश किया गया है, देश के सभी वर्ग इस पर आंख लगाए बैठे रहे हैं। खबर पर जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए, लगातार जिस तरह से मोदी सरकार वादा करते आई है कि वो देश के हर वर्ग के लिए काम कर रही है, ऐसे में ये अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है जिसको लेकर के लगातार पीएम ये कहते रहे हैं कि देश में युवा, महिला और किसान उनकी प्रायोरिटी बन चुके हैं। तो किस तरह की उम्मीदें जताई जाएं इस बजट से? बिल्कुल किरण, उम्मीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा सभी को है और इसकी वजह साफ है कि चुनावी वर्ष है और जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष में ये अंतरिम बजट जो पेश हो रहा है तो इसमें चुनावी झलक जो है वो दिखाई देगी, यानी कि चुनावी झलक, चुनाव की धमक वो इस बजट में दिखाई देगी। और कहा यह जा रहा है, संभावना ये जताई जा रही है कि इस बार जो बजट होगा वो खासकर किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए होगा। क्योंकि अगर हम पिछली बार का अंतरिम बजट देखें, यानी कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव होना था उसके पहले तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल, क्योंकि सरकार तो मोदी की थी लेकिन वित्त मंत्री पीयूष गोयल थे, उन्होंने जो अंतरिम बजट पेश किया था उसमें देखिए 5 मुख्य बातें कही गई थी जो ऐलान किया गया था। पहला था पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और इस योजना के तहत तकरीबन 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना जो है वो दिए जाने का ऐलान किया गया था, यानी कि हर 4 महीने में 2,000 रुपए उनके खाते में जाते थे और 12 करोड़ किसान जो है वो उससे लाभान्वित होते थे। ये कहीं न कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए। दूसरा था पीएम श्रम योगी मानधन योजना, इसके तहत 100 रुपए से लेकर 55 रुपए तक कहीं न कहीं लिया जाता था उन श्रमिकों से, और उसके बाद उनको 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए सालाना जो है वो कहीं न कहीं ये तय किया गया था उनको दिया जाएगा पेंशन। तीसरा जो था वो टैक्स को लेकर हुआ था, टैक्स में काफी ज्यादा बदलाव हुआ था जिससे कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको फायदा हुआ था, यानी 10,000 जो डिडक्शन की लिमिट थी वो बढ़ा दी गई थी, 40,000 से 50,000 रुपए डिडक्शन की लिमिट कर दी गई थी, तो ये मध्यम वर्गीय के लिए था। इसके साथ साथ युवा टीडीएस लिमिट में भी बढ़ोतरी की गई थी जो कि मध्यम वर्गीय के लिए भी था और जाहिर सी बात है कि व्यापारी तबके के लिए भी था, वो भी 40 से 50,000 कर दी गई थी। पांचवा जो सबसे खास था वो युवाओं के लिए था, युवाओं के रोजगार के लिए, कहीं न कहीं उनकी शिक्षा के लिए किया गया था। पहले 10% शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण होता था, लेकिन उसके बाद उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया, तो जाहिर सी बात युवा सद गए थे। लेकिन इस बार की अगर हम अंतरिम बजट की बात करें तो देखिए जो किसान सम्मान निधि है उसको हो सकता है, संभावना ये है कि वो बढ़ाया जाए, यानी कि 6,000 जो सालाना मिल रहा है उसको 12,000 किए जाने की संभावना जताई जा रही है इस बार के बजट में। लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा बीच में क्राइटेरिया बांध दिया गया। पहला तो ये कि जो पुरुष किसान है उनको 9,000 दिया जाएगा सालाना, यानी कि 6,000 बढ़ा के 9,000 हो जाएगा, लेकिन जो महिला किसान है उनको दोगुना कर दिया जाएगा, यानी 6,000 से बढ़ाकर
12,000 कर दिया जाएगा। तो इससे एक तो किसान तो सधेंगे ही, साथ ही महिला किसान जो है वो भी सधेंगे और महिलाएं जो है वो सधेंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रोजगार देने के लिए कई ऐसे योजनाएं ला सकती है, उसमें प्रावधान कर सकती है, ऐलान किया जा सकता है इस बजट में, जिससे कि युवा सधे। लेकिन खासकर महिलाओं के लिए काफी ज्यादा इस बार सजग केंद्र की सरकार दिख रही है, क्योंकि आपने देखा हो नारी शक्ति वंदन जो है वो अधिनियम लाया गया है। इसके बाद महिलाओं के लिए काफी कुछ किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम महिलाओं को भी साधने की कवायद जो है वो इस बजट में दिखाई दी जा सकती है। जी, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। अभी आपने जाना कि पिछले अंतरिम बजट में क्या कुछ खास था और इस अंतरिम बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। लगातार जिस तरह से पीएम मोदी जगह जगह पर हिंट्स देते आए हैं कि कैसे बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, देश के किस वर्ग की ओर उनका सबसे ज्यादा ध्यान है। ऐसे में अभी तक तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट, इस अंतरिम बजट में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी थोड़ी ही देर में ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी कि आखिर इस बजट में क्या कुछ है। थोड़ी ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अंतरिम बजट को पेश करने वाली हैं, जिससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और ये वही लाल कलर की फाइल है जिसमें तमाम उम्मीदें कैद हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर राष्ट्रपति से इस अंतरिम बजट को पेश करने की अनुमति लेने जा रही हैं, जहां पर राष्ट्रपति के सामने जब ये अंतरिम बजट पेश हो जाएगा, मंजूरी मिल जाएगी और इसी के बाद जनता के सामने उनकी जो उम्मीदें हैं वो खुलकर आ जाएंगी कि आखिर उनके लिए क्या कुछ खास हुआ, क्या कुछ खास नहीं हुआ। आम जनता इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई बैठी है। हर बार ऐसा होता है क्योंकि लगातार महंगाई को लेकर जनता परेशान नजर आती है, रोजगार को लेकर युवा परेशान नजर आते हैं और टैक्स को लेकर व्यापारी परेशान नजर आते हैं, किसान खाद और तमाम तरह के बिल्स को लेकर परेशान नजर आते हैं। ऐसे में तमाम उम्मीदें, तमाम नजरें इस अंतरिम बजट पर टिकी हुई हैं और ये अंतरिम बजट भाजपा के लिए भी काफी ज्यादा खास है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव की कुछ ना कुछ भूमिका तो तैयार करेगा ही। आपको बता दें, इस अंतरिम बजट को वित्त मंत्री पेश करने वाली हैं और सुबह 11 बजे भाषण शुरू होने की उम्मीदें हैं। बजट को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये अंतरिम बजट कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ये पूर्ण बजट नहीं होगा, ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें लोगों की इस बजट पर टिकी हुई हैं कि निर्मला सीतारमण के हाथों में ये जो फाइल है, ये जो पिटारा है, इसमें से क्या कुछ जनता के लिए खास निकलेगा। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, प्रयागराज की जनता में इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये जो अंतरिम बजट है, इस साल का आखिरी बजट है और इससे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। अब आज दोपहर में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने उस फाइल को, अपने उस पिटारे को खोलेंगी तो लोगों के लिए क्या होगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए तमाम ऐसी सौगातें आने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, ऐसे में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव नजदीक है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जब बजट पेश करेंगे तो किस तरीके से लोगों को लोक लुभावने उसमें आवाजें मिल सकते हैं, लोक लुभावने उसमें तमाम ऐसी जो है
चीजें मिल सकती हैं जो लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो निश्चित रूप से आज का जो बजट है वो लोगों को बेसब्री से इंतजार है और लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगे। तो आखिर ऐसी कौन सी सौगातें होंगी तो लोगों को, युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, किसानों के लिए हितकारी होगी। तो निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदें हैं और लोगों की जो निगाहें हैं वो कुछ ही दौर के लिए अभी टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटे में जब बजट पेश होगा तो लोगों के लिए किस तरीके की उसमें उम्मीदें होंगी, किस तरीके से उसमें तमाम जो योजनाएं होंगी, किस तरीके से लोगों के लिए ये बजट फायदेमंद होगा, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। पवन, अगर प्रयागराज के व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग में किस तरह की उम्मीदें देखने को मिल रही हैं, वो क्या चाहते हैं इस अंतरिम बजट में? जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज कई मानों में पूरे विश्व के लिए, पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रयागराज धर्म और अध्यात्म की नगरी मानी जाती है। प्रयागराज का अपने आप का एक अलग वर्चस्व है, चाहे अन्य प्रदेशों की बात करें, अन्य शहरों की बात करें। तो निश्चित रूप से प्रयागराज में जो व्यापारी वर्ग है वो चाहता है कि जो महंगाई है वो कहीं न कहीं उस पर लगाम लगाई जाए। महिलाओं ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई ने पूरी तरीके से रसोई के स्वाद को बिगाड़ रखा है। चाहे गैस सिलेंडर की बात की जाए, तमाम छात्र छात्राओं से बातचीत की है तो उन्होंने भी बताया कि कहीं न कहीं शिक्षा पे भी काम करने की जरूरत है, स्वास्थ्य पे भी काम करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से जो लोगों की सबसे बड़ी राय थी वो यही थी कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से महंगाई पर कहीं न कहीं लगाम लगाने की तमाम योजनाएं होंगी जो बजट में शामिल होंगी और निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे तो निश्चित रूप से प्रयागराज के लोगों के लिए, तमाम अन्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए, निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम ऐसी योजनाएं होंगी जो लोगों को महत्वपूर्ण होंगी, उसको फायदा पहुंचाएंगी। तो निश्चित रूप से चाहे वो व्यापारी वर्ग की बात करें या हम इंसान की बात करें, चाहे छात्र छात्राओं की बात करें, किसानों की बात करें, तो लोगों की उम्मीदें कहीं न कहीं इस बजट पर टिकी हुई है। किस तरीके से बजट में लोगों के लिए क्या ऐसी चीजें निकलेंगी, क्या ऐसी योजनाएं निकलेंगी जो उनको फायदा पहुंचाएंगी, चाहे हम बात करें महंगाई की, चाहे बात करें शिक्षा की, चाहे बात करें स्वास्थ्य की, चाहे जितनी भी दैनिक उपयोग की चीजें हैं उनके इस्तेमाल की बात करें, तो किस तरीके से युवाओं को, किसानों को, छात्र छात्राओं को, लोगों को आने वाले बजट से उम्मीदें हैं, किस तरीके से उनकी उम्मीदें कहीं न कहीं खरी उतरेंगी, ये भी एक लोगों की आस जगी हुई है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही है, वैसे में ये देखा जा रहा है कि लोक लुभावने वादे, लोक लुभावने योजनाएं कहीं न कहीं लोगों को फायदेमंद साबित होंगी। जी किरण। जी पवन, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। अभी आपने सुना कि किस तरह से हर वर्ग इस अंतरिम बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। हर वर्ग को उम्मीद है कि उनके लिए कुछ ना कुछ इस बजट के पिटारे से खास निकले। आज जब ये बजट पेश हो जाएगा तो तमाम उम्मीदों पर पानी भी फिर सकता है और तमाम नई उम्मीदें जग भी सकती हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें यही है कि इस बजट में खास तौर पर किसान, महिला और युवाओं के लिए कुछ ना कुछ देखने को मिले। साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है उसे भी साधने की कोशिश भाजपा कर सकती है, क्योंकि बार बार ये बात हम कह रहे हैं, बार बार ये बात सामने आ रही है कि ये जो बजट होगा वो लोकसभा चुनाव का एक पूरा का पूरा बेस तैयार करेगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा की मजबूत दावेदारी होगी या फिर ये बजट ऐसा भी हो सकता है जिससे भाजपा की दावेदारी कमजोर हो जाए। वित्त मंत्री भी कई बार ये कह चुकी हैं कि इस बजट में काफी कुछ खास हो सकता है। वोटर्स को खास तौर पर अपनी ओर आकर्षित करने वाला ये बजट हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। लगातार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अक्सर ये कहती हुई सुनाई दी है कि देश के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को साधने की कोशिश भाजपा करती है। हर व्यक्ति, हर समुदाय के लिए भाजपा काम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये बजट सभी के आराम के लिए, सभी की सुविधाओं के लिए है। तो उम्मीद है कि इस बजट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा जिससे हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समुदाय को भाजपा साध पाए।
साल 2019 के अंतरिम बजट की अगर बात की जाए तो इसे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था, जिसमें 5 लाख तक की इनकम टैक्स की छूट देने की बात की गई थी। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया था। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस के लिए लिमिट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए भी किया गया था। और यही वो अंतरिम बजट था जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की बात की गई थी और किसानों के एक बड़े वर्ग को इस अंतरिम बजट ने साधा था। किसान भाजपा की ओर अट्रैक्ट हुए थे और किसानों ने जमकर भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देकर केंद्र सरकार बनवाई थी। बजट पेश होने वाला है, ऐसे में हमारे साथ टैक्स विशेषज्ञ अवनेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। अवनेंद्र जी, आपका स्वागत है प्राइम टीवी में। आज जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या उम्मीदें हैं इस बार केंद्र सरकार जो अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है, इसमें क्या कुछ टैक्स पेयर्स के लिए खास हो सकता है और क्या होना चाहिए? देखिए, अभी इनकम टैक्स चूंकि इंटरिम बजट, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ प्रत्यक्ष फायदा तो पब्लिक को देने की कोशिश होगी, क्योंकि पिछले 5 साल का हम बजट देखें तो डायरेक्ट कहीं ना तो उन्होंने स्टैंडर्ड डायरेक्शन बढ़ाया है, कोई ना रिबेट बढ़ी है। हाँ, 2019 में जब पीयूष गोयल जी लेके आए थे तो वो भी इंटरिम बजट था। वो उस बजट में उन्होंने 2.5 से 3 लाख तक किया था, बढ़ा दिया था छूट, एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई थी, डिडक्शन बढ़ाए थे और भी उसी इंटरिम बजट में ही लोगों को फ़ायदा मिला था उस 2019 में। उसके बाद से आज तक का अभी तक कुछ उन्होंने स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया है। हाँ, 2024 में वो एक न्यू स्कीम लेके आए थे, न्यू स्कीम जिसमें टैक्स रेट थोड़ा स्लैब कम था, तो उसकी वजह से लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। लेकिन रीज़न उसका क्या था कि वो न्यू बिगिनर के लिए या तो जो हाई लेवल इनकम वाले हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब रेट उसमें कम था और डिडक्शन कोई नहीं मिल थे, तो जो इस्टेब्लिश टैक्स पेयर हैं वो तो पुरानी स्कीम में ही गए। तो नई वाली जो स्कीम है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल उसे नहीं कह सकते हैं। अच्छा, 2000 जो उन्होंने दिया था, तो जो ये इंटरिम पीरियड है, जहाँ तक उम्मीद है मुझे लगता है कि एग्जम्पशन लिमिट या डिडक्शन या जो इनका जो नई 2023 में जो ले आए थे नया स्कीम न्यू रिजाइम, तो उसमें हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशंस करें जिससे लोग उसके प्रति थोड़ा सा टेम्पटेड हों, उसमें जाएं, क्योंकि इसको लेकर के देखिए अक्सर से जनता काफी ज्यादा भ्रमित रही है। जनता को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि टैक्स क्यों देना है, कहां देना है, किस लिए देना है। ऐसे में पिछली अंतरिम बजट में जो 5 लाख के इनकम वालों के टैक्स को कम करने, माफ करने की जो बातें हुई थी, क्या मिडिल क्लास को आपको लगता है कि साधने में भाजपा इस प्लान के जरिए कामयाब रही? 5 लाख उन्होंने पीयूष गोयल जी ने 2.5 से 5 किया था 2024-23 में जो दिया था, उन्होंने सीधे कहा था ना 5 लाख 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे फायदा तो हुआ। लेकिन एक्चुअली न्यू टैक्स रिजीम में जो डिडक्शन नहीं मिलते हैं, तो जो मिड कैप वाले जो टैक्स पेयर हैं उनको फायदा नहीं मिलता है। रीजन क्या है, उसमें हाउसिंग लोन आपको 2 लाख नहीं मिलेगा, 1.5 लाख तक जो इन्वेस्टमेंट इन पीएफ नहीं मिलेगा, एनपीएस का एडवांटेज नहीं मिलेगा जो नई स्कीम है। तो आदमी जो है पुराने पे ही जाता है जितने डिडक्शन लेता है। हाँ, नए में जो बहुत ज्यादा है, जिसका मान लीजिए 25-30 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, क्योंकि टैक्स स्लैब रेट कम है, तो उसको उसमें एडवांटेज मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो आज इंटरिम बजट होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में इन्होंने एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई है, तो मे भी हो सकता है कि एग्जम्पशन लिमिट की बात आए। दूसरा हो सकता है कि इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है उसमें कुछ परिवर्तन करें, या इन्वेस्टमेंट में और थोड़ा फोकस करें, या जो नई जो स्कीम हमारी नई रिजीम आई है जी, जो अभी तक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि हो सकता है उसमें कुछ ऐसा चेंजेस लेके आए जिससे लोग उस पर
आकर्षित हो। अच्छा, अगर जनता के नजरिए से बात की जाए, जनता के नजरिए से सवाल किया जाए, क्योंकि देखिए टैक्स के बारे में हमारी जो आम जनता है उन्हें काफी ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो अगर सीधे सीधे शब्दों में जनता की बात की जाए कि उन्हें किस तरीके से, अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात इस बजट में पेश की जाती है तो उन्हें किस तरीके से इसे समझना होगा कि ये उनके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए? एक अगर आप अमूमन किसी, जैसे अभी 5 लाख से 6.5 लाख रुपए का एक अंदाजा लगा करके चीजें आपने समझाई लोगों को, तो जनता इस चीज को कैसे समझे कि अगर इस बजट में किस लिमिट में क्या टैक्स देने की बात की जा रही है, कम ज्यादा जो भी किया जा रहा है, जनता के लिए किस तरीके से ये फायदेमंद होगी? देखिए, एक तो ये है कि जब जो प्रत्यक्ष फायदा मिलता है जनता को जी, अगर वो हमारा डिडक्शन कोई बढ़ता है या हमें एग्जम्पशन लिमिट बढ़ती है जी, बाकी और जो चीजें होती है वो कंडीशनल, ये चीजें सभी के लिए एप्लीकेबल होती हैं जी, जैसे उन्होंने 2.5 से 3 किया, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो, चाहे वो लोअर टैक्स पेयर हो, चाहे मिड कैप का हो, चाहे अपर वाला हो, सबको फायदा मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है या डिडक्शन की बात आती है, अगर उन्होंने बढ़ा दिया, जैसे हाउसिंग लोन पे अगर इंटरेस्ट लिमिट बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सबको मिलेगा, जो जिन्होंने लोन लिया हुआ, जिन्होंने मकान लिया, इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट भी बढ़ेगा, लोग परचेज करेंगे क्योंकि उसमें टैक्स में रिबेट मिलेगा जी। तो जो अगर इस तरह से स्कीम लेके आते हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन बढ़ाने का, रिबेट देने का जो सेकंड, ठीक है कलेक्शन होता है, लेकिन जो एक मेजर उनका वो होता है इंटेंशन, वो यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, लोग आवास की तरफ जाएंगे और उनको डिडक्शन भी मिलेगा, और जो आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है, जो इससे रिलेटेड आपकी संस्थाएं हैं उनका भी रेवेन्यू जनरेशन होता है, ओवरऑल जो आपका जीडीपी है वो बढ़ता है। तो इस बार मतलब ये भी गौर करने वाली बात होगी कि इस बार ये जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है उसमें खासतौर पर जीडीपी बढ़ाने के लिए सरकार तमाम अहम फैसले ले सकती है। लेकिन एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि आम जनता जब हाउसिंग टैक्स की तरफ बढ़ेगी, देखिए जो पिछली बार अंतिम बजट आया और अंतरिम बजट आया और अब जो पेश होने वाला है उसको लेकर के अगर एक अमूमन अंदाजा लगाया जाए तो पिछली बार क्या जब ये बजट पेश हुआ उसके बाद टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी, क्या कुछ ऐसा देखने को, एक रिवॉल्यूशन या फिर कुछ भी ऐसा देखने को मिला जो अंतरिम बजट पेश होने के बाद काफी नया रहा हो, जिसके बाद जनता जागरूक हुई हो या फिर टैक्स पे करने वालों की संख्या बढ़ी हो, कुछ भी ऐसा खास देखने को मिला क्या पिछले 5 साल में? नहीं, टैक्स पेयर की संख्या तो हर साल बढ़ती है जी। वो तो अमूमन वो होता है। दूसरी बात, वो डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, वो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है वो कितना बिजनेस एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करती हैं। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं जी, अगर वो फेवर करती हैं इन छोटे इंटरप्रेन्योर को जी, जो आज की डेट में मान लीजिए उनकी इनकम उतनी नहीं है, लेकिन अगर उनको फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिलती है, अन्य तरह की गवर्नमेंट सुविधाएं मिलती हैं, तो टैक्स पेयर तो अमूमन सामान्यतः बढ़ता ही बढ़ता है। हाँ, दूसरी बात यह है, इस खबर पर हमारे साथ और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक मिश्रा जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। आज हम अंतरिम बजट पर बात कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। आपने करीबी से कई साल से लोगों की समस्याओं को देखा है, कई बजट आपने देखे हैं, कई तरह की समस्याओं से उभरते और लोगों को जूझते हुए भी देखा है। तो आपके हिसाब से अगर एक सवाल पूछा जाए कि इस अंतरिम बजट में क्या कुछ खास हो सकता है जो भाजपा की रणनीति को बिल्कुल सुटेबल हो, तो इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब आप बात करते हैं कि हमें देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है दुनिया की, तो आप फिर लोक लुभावन बजट पेश नहीं कर सकते हैं जी। आपके पास स्पेस बहुत कम बचता है। आप वेलफेयर तो कर सकते हैं लेकिन चुनावी बजट नहीं पेश कर सकते, क्योंकि इतनी आजादी आपको आपकी अर्थव्यवस्था नहीं देगी जी। दूसरी चीज कि इसमें जो बजट से उम्मीद है वो ये है कि गांव का पलायन कैसे रुके, एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो, और दूसरा स्वास्थ्य की सेवाओं पे बजट का कितना असर है, यही चीजें जो है आम आदमी को प्रभावित करेंगी। और एक बड़ा वर्ग है किसान का, जिसको जो है हो सकता है कि जो वो किसान सम्मान निधि है उसमें कुछ इजाफा करे, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सब सेक्टर जो है काफी निराश कर रहे हैं काफी दिनों से। एजुकेशन में बहुत ज्यादा जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। और एक बहुत बड़ी चीज आप देखेंगे कि हमारे युवाओं को जो है, जो गांव से जो पलायन हो रहा है, वो पलायन हमारे लिए भविष्य में इतना बड़ा घातक होने जा रहा है कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, और हमारे शहर जो है वो बेतरतीब बसते जा रहे हैं, जिनका कोई प्लान नहीं है ना।
तो आने वाले टाइम में दो नुकसान है, एक तो हमारे शहर जो है जबरदस्त भीड़ के शिकार होंगे और दूसरा हमारे गांव खाली हो जा रहे हैं। तो बजट में आपको इस तरीके से भी कुछ करना होगा कि गांव के लोगों को गांव में रोकना होगा और शहर भी बेतरतीब तरीके से न बढ़ने पाए। अब आपको इस बजट के माध्यम से गांव में एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करनी पड़ेगी, तभी संभव हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तो आपको समावेशी बजट लाना पड़ेगा। चुनावी बजट तो थोड़ा बहुत जरूर रहेगा। जी अमरेंद्र जी, अब हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस अंतरिम बजट में किसान सम्मान निधि को बढ़ा दिया जाए, तो क्या मानकर चला जाए कि सच में ये ऐलान हो सकता है जिससे किसानों को पूरी तरह से भाजपा साध पाए? बिल्कुल हो सकता है। मेरा मानना ये है कि पिछले 5-4 साल के जो बजट इनके रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपने बताया उस परिप्रेक्ष्य में ठीक है, लेकिन आज जो मोदी जी का पहले अगर वक्तव्य हम याद करें, उन्होंने कहा था कि हम 4 साल राजनीति वो करेंगे, काम करेंगे और 1 साल लास्ट की राजनीति करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो है आएगा। अब जो चुनावी अगर किसान निधि की बात कर रहे हैं तो उसमें भी इजाफा हो सकता है। ये लोक लुभाओं तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बहुत जो प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक को इम्पैक्ट करे, जिससे फायदा मिले, ऐसा होना चाहिए। अशोक जी, अब आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि देखिए लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए काफी कुछ खास हो सकता है, महिलाओं के लिए कई सौगात केंद्र सरकार पेश कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर क्या भाजपा अब महिलाओं को साधने के लिए इसमें कई बड़े ऐलान कर सकती है जिसकी उम्मीद ना हो? जी एकदम बहुत ठीक बात आप कह रहे हैं कि महिला सेंट्रिक ही सरकार है ये। आप ऐसा कह ले कि अब जो भी चीजें हो रही हैं महिलाओं को ध्यान में रख के हो रही है और उसका लाभ भी ये पा रहे हैं। ज्यादातर महिलाएं अब इनको ये मान के चलते हैं कि आधी आबादी मतलब आधा ऊंट, तो उस हिसाब से महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे और ये बजट के केंद्र में ही रहने वाली हैं। और बजट का सीधा असर खास करके जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं या लोअर इनकम के लोग हैं उनकी महिलाओं पे भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है बजट में जब आप महंगी चीजें जैसे गैस सिलेंडर और तमाम चीजें जब आप सस्ता करते हैं तो नो डाउट आप आकर्षित करते हैं अपने प्रति जो है। तो महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, घरेलू चीजों की छूट दे देंगे, इसके अलावा और क्या करेंगे महिलाओं के लिए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि इस बजट में महिलाओं के लिए काफी कुछ खास होगा। देखिए हमारे यहाँ आज भी लगातार अगर भारत की बात की जाए तो बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो सिर्फ महिलाओं की आबादी जो घरों में काम कर रही है सिर्फ, या फिर किसानी खेती में काम कर रही है। ऐसे में ये उम्मीद लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि महिलाओं के लिए आखिर खास हो क्या सकता है। क्या इस पर आप कोई राय देना चाहेंगे कि आखिर इस बजट में जो बात लगातार सामने आ रही है कि महिलाओं के लिए कुछ खास होगा, वो किन क्षेत्रों में किन वर्ग की महिलाओं के लिए खास हो सकता है? देखिए रही बात महिलाओं के लाभ लेने की, मान लीजिए कोई स्कीम आती भी है तो उसमें भी अभिजात वर्ग की महिलाएं ही लाभ उठा पाती हैं। इनडायरेक्ट तरीके से आप ऐसा कह लें कि जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर सस्ता होता है तो सारी महिलाओं को या सारे घरेलू बजट को लाभ होता है। अदरवाइज कोई बड़ी स्कीम आई, सपोज करिए मान लीजिए किसी महिला के लिए सरकार ये कहती है कि भाई महिलाओं को हम 20 लाख रुपए लोन देंगे, उस लोन वाले मामले में जो अभिजात वर्ग है वही लाभान्वित हो पाता है। तो इसलिए महिलाओं को वो बजट चाहिए जो हर महिला तक आसानी से पहुंच सके, समझ रही ना? अभी होता क्या है कि कोई स्कीम आती है तो उसमें जो बड़ा वर्ग है वो लाभ ले जाता है, नीचे के लोग वैसे रह जाते हैं। तो इस चीज से बचना होगा। दूसरा जो है अभी बहुत कुछ कहना बाकी है क्योंकि पूर्ण बजट है नहीं। ये बजट अभी कुल मिला के ऊपर का ही रहेगा। इसमें चुनाव और प्लस जरूरी चीजें यही होने जा रही हैं। जी अमरेंद्र जी, आपसे भी सेम मेरा यही सवाल होगा। जिस तरह से लगातार ये खबर सामने आ रही है कि महिलाओं के लिए कुछ खास होगा, महिलाओं के लिए कुछ खास होगा, तो आप अगर अपने नजरिए से बताना चाहें कि क्या कुछ खास होगा कि महिला वर्ग को साधने में भाजपा कामयाब हो जाए इस अंतरिम बजट के जरिए? मेरा ये मानना है कि एक्चुअली क्या है, ये इनका फोकस ओवरऑल इकोनॉमी पे भी है, वो थर्ड जो इनका इंटेंशन है ओवरऑल। तो मुझे लगता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, तो उनको इस तरीके से लाभ, जैसे इन्होंने पहले एक स्कीम निकाली थी मुद्रा लोन की, जिसमें प्रथम लोन उनको मिलेगा, लेडीज को ही मिलेगा, औरतों को ही मिलेगा। तो इस तरीके से वो प्रमोट कर सकते हैं। इससे दो एडवांटेज है, एक तो उनको फायदा भी मिलेगा और लोगों तक वो फायदा ही पहुंचेगा। दूसरा, अगर ये छोटे छोटे काम में इंगेज होते हैं या ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई काम प्रोग्राम ले आ सकते हैं जो ओवरऑल जो है उनको एक दिशा देगा,
जो बैठे हुए हैं वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, किसी चीज बनाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो ओवरऑल आपकी जीडीपी भी वो इम्पैक्ट डालेगा। तो ऐसा भी स्कीम ले आ सकते जो अप्रत्यक्ष रूप से उन तक पहुंचेगा। प्रत्यक्ष जैसे किसान भी बात की, हो सकता है उसको बढ़ाने को वो बढ़ा दें। युवा वर्ग को कैसे करते हैं, युवा वर्ग को भी ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्कीम आएगी। मुझे लगता है जब तक आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ाने का क्या है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो अपने काम कर ही रही है, जब तक हर व्यक्ति नौकरी, सभी को तो नौकरी मिल नहीं सकती गवर्नमेंट। तो सबसे प्रथम बात यही है कि हर आदमी को जो ट्रेट है, जो उसके पास गुण है, जो उसके पास हुनर है, या उनको शिक्षित करिए आप। तो ऐसी भी स्कीम, शिक्षित करने के बाद फिर आप उनको फाइनेंस व्यवस्था कराइए, देन उनको बाद किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। तो वो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई जो आएगा, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरीके से लोग इन्वॉल्व होंगे, तब ओवरऑल जाके आपकी जीडीपी को इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी कि जो आदमी है, हम गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं वो तो ठीक है अपनी जगह उनको मिलेगी, लेकिन जो और भी युवा शक्ति है उसको हम कैसे यूज करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये साधने की आवश्यकता होगी। जी अशोक जी, अब आपसे एक सवाल हम युवाओं से जुड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए युवाओं को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। ऐसे में भाजपा के पास तो और बड़ा मौका है। 2019 के अंतरिम बजट में जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, तमाम तरीके के वादे युवाओं से किए थे, लेकिन बाद में अभी साल 2023 तक देखा जाए जो समय रहा, युवा भाजपा से काफी ज्यादा नाराज नजर आए। तो क्या अब ये जो बजट पेश होगा, क्या इसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए पिछले अंतरिम बजट के मुकाबले ज्यादा उम्मीदें हैं, ज्यादा बजट पेश करने की युवाओं के रोजगार से जुड़े हुए, या फिर युवाओं को रोजगार के लिए अलग अलग सेक्टर्स प्रोवाइड करने की? देखिए, इसमें नो डाउट ये बहुत बड़ी समस्या है भारत की। मतलब ये देखा जाए तो केवल भाजपा का ही मामला नहीं है, ये शुरू से बनी हुई समस्या है कि हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिले। अब सबसे बड़ी बात कि जब हमारे युवा शिक्षित होंगे ठीक से, तभी वो रोजगार के काबिल भी होंगे। तो अभी आप देखें कि हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है उसी पे बहुत प्रॉपर काम नहीं हो पाया है। उसके बाद शिक्षा, खेल और रोजगार, तीन ही जरूरतें हैं जो है हमारे क्या कहते हैं युवाओं की। रोजगार सरकार कर सकती है। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, खेल का। अभी आप ब्लॉक लेवल पे कोई ऐसी खेल की व्यवस्था नहीं है कि जिस मान लीजिए अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, रोजगार भी नहीं, तो खेल में भी अपना करियर बना सकता है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। अभी जिला लेवल पे एक स्टेडियम बड़ी मुश्किल से होता है जिसमें पूरे जिले के बच्चे जा पाते हैं। इसको थोड़ा सा सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिए। और नो डाउट सरकार बजट में ऐलान जरूर कर देती है, लेकिन युवा जो है उससे कुछ लाभ उठा नहीं पाते, अंत में फिर वो प्रदर्शन करते ही नजर आते हैं। जी, तो कुल मिलाकर के इस बार भाजपा सरकार को खास तौर पर अगर युवाओं को साधना है तो खेल और रोजगार दोनों के लिए काम करना होगा। और आपकी माने तो टैक्स के लिए जो भी सरकार कर रही है उन्हें खुलकर जनता के सामने साफ तौर पर परोसना होगा कि जनता को क्या फायदा होने वाला है। आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। अभी आपने टैक्स विशेषज्ञ से जाना कि ये जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है वो कैसा होना चाहिए, पिछली बार का अंतरिम बजट क्या था, कैसा रहा, क्या कुछ रहा और आगे क्या होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार ने भी बताया कि अगर भाजपा सच में युवाओं को, महिलाओं को, भारत की जनता को साधना चाहती है तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। बजट पर ऐसे ही प्राइम टीवी आपको लाइव अपडेट्स देता रहेगा, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाता रहेगा। आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं